मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का आपका। जैसे मैंने कल आपके ग्रुप के ऊपर आई थिंक मैसेज किया था आपको कि आज आपको कौन सा चैप्टर लेना है एंट्रांस के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस। दोनों पार्ट वहां पे हमको कवर करने हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों ने चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस। तो चलो जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाना है सब लोगों ने, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद दिस लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो लाइव आ जाना है सब लोगों ने जल्दी जल्दी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो चलो जल्दी जल्दी लेक्चर को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, द ओल्डेस्ट टेक्निक इन द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो सबसे पुराना टेक्निक है, द ओल्डेस्ट टेक्निक है, वो कौन सा है? इज इट अ जीन क्लोनिंग, इज इट अ फर्मेंटेशन, इज इट अ जीन ट्रांसफर और इज इट अ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन? चलो कुछ लोगों के आंसर्स आने लगे हैं, सब लोगों ने आंसर करना है क्वेश्चन को, फटाफट आंसर दे देना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, वेरी गुड। द ओल्डेस्ट टेक्निक, सबसे पुराना टेक्निक कौन सा है बायोटेक्नोलॉजी में? उन्होंने पूछा है, ऑप्शंस में दिया हुआ है जीन क्लोनिंग, फर्मेंटेशन, उसके बाद है जीन ट्रांसफर और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज व्हाट? फर्मेंटेशन। सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक जो है वो फर्मेंटेशन का है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड और एज एन अप्लाइड साइंस विच इन्वॉल्व्स, अप्लाइड साइंस है सबको पता है, जिसके अंदर क्या क्या इंवॉल्व होगा? माइक्रोबायोलॉजी, इज इट अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इज इट अ जेनेटिक इंजीनियरिंग और इज इट ऑल ऑफ दीज? सिंपल है, देखो माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑल ऑफ दीज ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो ऑप्शन या फिर आंसर क्या रहेगा वो करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन आपने पढ़ा था, इट इज अ कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायो एजेंट्स। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन बता रहा हूं, क्या होता है? कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायो एजेंट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब लेना है बेनिफिट्स। ओके, तो बायो एजेंट्स के अंदर कौन कौन आता है? तो सबसे पहले प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। और अगर वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या इन्वॉल्व होगा? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इन्वॉल्व होगा और जेनेटिक इंजीनियरिंग तो श्योरली होने वाला है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। चलो ये तो डेफिनेशन ही आ गई, बहुत ही सिंपल है। बायोलॉजी का ऐसा कौन सा ब्रांच है जहां पे हम टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, वंस अगेन फॉर द ह्यूमन वेलफेयर और बेनिफिट्स ऑफ द मैनकाइंड। ओके, तो क्या होगा? बायोटेक्नोलॉजी होगा। फाइलोजेनी सॉरी पैलिनोलॉजी दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन है पैथोलॉजी और फिर लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बायोलॉजिकल साइंस। क्या होगा जल्दी बोलो, क्या आएगा? इज इट अ पैथोलॉजी, इज इट अ पैलिनोलॉजी, इज इट अ बायोलॉजिकल साइंस और इज इट अ बायोटेक्नोलॉजी? देखो बहुत सिंपल है, ये जो है चैप्टर हमारा कौन सा चल रहा है? बायोटेक्नोलॉजी। डेफिनेशन दी हुई है सीधी सीधी और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन होने का कोई चांस यहां पे नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन के लिए दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ओके, चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने आ चुका है ऑलरेडी। द मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। चलो क्या आएगा बोलो जल्दी जल्दी, कौन सा मेन टेक्निक है जो आपके एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होती है? क्या वो टिश्यू कल्चर है, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या वो एम्प्लीफिकेशन है और इज इट डीएनए रिप्लिकेशन?
क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलना है। द मेन टेक्निक इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। देखो ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, it has a wide amount of applications in the field of environment, in the field of agriculture, in the field of medicine, food sector, so बहुत सारे applications है। अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे जो मेन टेक्निक इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो यूज किया जा रहा है फिलहाल, वो कौन सा है, वो आपको पूछा गया है। तो क्या वो टिश्यू कल्चर होगा, क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इज इट एम्प्लीफिकेशन और इज इट डीएनए रिप्लिकेशन? तो बहुत ही सिंपल है, द टेक्निक यूज्ड इज टिश्यू कल्चर। तो सब लोगों ने इसको आंसर किया है और सबका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट भी है। ओके, तो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसके लिए जो राइट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वो है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 5। देखो आपके सामने है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ, किसके साथ डील करता है बायोटेक्नोलॉजी? इज इट प्रोकैरियोट्स, इज इट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इज इट प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, और इज इट बोथ बी एंड सी? क्या आएगा, जल्दी बोलना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था। ओके, वापस एक बार बोलता हूं, कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायो एजेंट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बायो एजेंट्स को हम कंट्रोल्ड यूज करने वाले हैं, ओके, फॉर ह्यूमन वेलफेयर। और बायो एजेंट्स के अंदर कौन कौन आता है वो भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो प्लांट्स आते हैं, बाद में एनिमल्स भी आ सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। ओके, तो इसमें आपको पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ डील करेगा? क्या वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स के साथ डील कर रहा है? Is it microorganisms? Is it plant and animal cells? Or is it both B and C? तो ये बहुत ही सिंपल है। The right answer is option D, that is both B and C. Very good. सब लोगों ने वापस इसको आंसर किया है and once again everybody's got it very right. सब लोगों के आंसर्स बहुत ही करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जल्दी जल्दी आंसर करना है इसको भी। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसेस लाइक, चलो बताओ क्या आएगा। बायोटेक्नोलॉजी में हम अलग अलग तरीके के प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन से प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं? पहले ऑप्शन में दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा दिया हुआ है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, फिर बाद में दिया हुआ है प्रोटीन इंजीनियरिंग, एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस विच आर इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी? कौन से अलग अलग प्रोसेसेस हम बायोटेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करेंगे? क्या वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी होगा? क्या वो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है? इज इट अ प्रोटीन इंजीनियरिंग और इज इट ऑल ऑफ दीज? देखो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं और उनके सिंपल से आंसर्स भी हैं। अदिति, प्रोटीन इंजीनियरिंग का मतलब प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर सकते हो आप। ओके, मतलब जो आपके बॉडी में प्रोटीन बन रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, वो पूरा इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास है। अगर आप डीएनए को मॉडिफाई करते हो तो प्रोटीन भी मॉडिफाई हो जाएगा, और हमारे बॉडी के नीड के हिसाब से ऐसा भी पॉसिबल है कि हम हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अगर उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ये चेंजेस हम कर रहे हैं, दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर प्रोटीन इंजीनियरिंग। बहुत सिंपल है। ओके, तो ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। ओके, चलो जल्दी जल्दी आंसर करना है। वापस सब लोगों के आंसर आ रहे हैं एंड द आंसर्स आर वेरी वेरी करेक्ट। ओके, वंस अगेन द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सब कुछ आएगा उसके अंदर, तो लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। चलो, EFB रेफर्स टू, बोल दो क्या आएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFB? बताया था शायद मैंने आपको। इज इट एंजाइम फॉर बायोटेक्नोलॉजी? इज इट यूरोप फर्टिलाइजर बोर्ड? इज इट यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? और इज इट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोमोलिक्यूल्स? बहुत ही सिंपल है ये भी। क्या आएगा, बोलो जल्दी। दिस इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, डूइंग एक्सटेंसिव रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, क्या आएगा? कुछ लोगों को सी लग रहा है, कुछ लोगों को डी लग रहा है। सी और डी के बीच में कंफ्यूजन है ऐसा लगता है मुझे। ओके, लेकिन थोड़ा सा सोचो, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस नहीं है। एंजाइम्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, यूरोप फर्टिलाइजर बोर्ड, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और इज इट एन एनवायरमेंट फ्रेंडली बायोमोलिक्यूल्स? बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, वो है आपका EFB के लिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। जिन जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है
उन सबके आंसर्स करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, चलो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहली बार ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। व्हेन यू जॉइन द डीएनए सेगमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज के अगर हम डीएनए सेगमेंट्स को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जो एक न्यू डीएनए बनेगा, एक यूनिक डीएनए बनेगा, दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एंड दिस टेक्निक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? कौन है? ओके, इज इट पीटर लोबन, is it a Dale Kaiser, is it a Stanley Cohen, or is it both A and B? Yes, is it a Peter Loban, is it a Stanley Cohen, okay, is it a Dale Kaiser, or is it both A and B? देखो पीटर लोबन के साथ काइजर भी है, ओके, स्टैनले कोहेन भी, सॉरी स्टैनले कोहेन है, नॉट काइजर। तो एक्चुअली डी ऑप्शन में बोथ ए एंड सी ऐसा होना चाहिए था, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमको, ओके। जैसे मैं बोल रहा हूं पीटर लोबन के साथ होगा स्टैनले कोहेन, ओके, तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा आपका बोथ ए एंड सी ऐसा होना चाहिए था, विच विल बी गिवन इन द ऑप्शन डी, जो कहां पे दिया हुआ है आपको? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ओके। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। यहां पे क्या करेक्शन था वो समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 आपके सामने है। द टूल्स यूज्ड बाय स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट आर, कौन से हैं? कौन से टूल्स इस्तेमाल किए हैं स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट ने? यस, 9 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उन्होंने इस्तेमाल किया है, प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला, ओके, देन ई कोलाई, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक जब उन्होंने इस्तेमाल किया था तो वहां पे आपको सबसे पहले तो होस्ट चाहिए, डोनर इंडिविजुअल चाहिए, ओके, बाद में पैसेंजर डीएनए लगेगा, उसको ट्रांसफर करना है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो फॉर दैट पर्पस यू नीड अ वेक्टर। वेक्टर के तौर पर कॉमनली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्लाज्मिड। होस्ट जो है वो कौन है आपका? इचर्शिया कोलाई। तो क्या आएगा? मार्कर जीन की तरह हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके, या फिर पैसेंजर डीएनए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो क्या आएगा आंसर? ये सारे अगर पॉइंट्स हम दिमाग में लेते हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में अगर सोचते हैं, तो वंस अगेन द आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। सब कुछ इस्तेमाल किया गया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का भी यूज हुआ है, ओके, प्लाज्मिड भी यूज किया था, और फाइनली इचर्शिया कोलाई, ई कोलाई भी इस्तेमाल हुआ है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देख लेते हैं क्या है। द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, चलो कैसे मिलेगा? अगर मुझे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाना है तो कैसे पॉसिबल है? इज इट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक ई कोलाई की मदद से, two coded insulin genes separated and then incorporated into the bacteria, the extraction of the cow and pig's pancreas, or the technique is not developed till now? बहुत सिंपल है, चलो क्या आएगा आंसर बोलो? सी लग रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ काउ एंड पिग्स पैनक्रियाज। जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में बात कर रहे हैं हम, ओके। ये मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले इंसुलिन जो था इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ द पिग्स, ओके। बाद में फिर बेस्ट और बैंटिंग नाम के कोई साइंटिस्ट थे, ओके, दे सक्सेसफुली आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड द इंसुलिन फ्रॉम व्हाट? डॉग्स पैनक्रियाज। डॉग के पैनक्रियाज से भी यूज कर रहे थे हम, लेकिन बाद में 80s में 90s में, ओके, बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक आ गया, डेवलप कर लिया हमने, एंड देन वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो वहां पे हमने क्या किया था? हमारे बॉडी का ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है वो कहां पे ट्रांसफर किया था? ई कोलाई के बॉडी में, विद द हेल्प ऑफ अ प्लाज्मिड। तो ये क्या है? दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की मदद से पॉसिबल है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया यूज किया गया है। पूरा का पूरा डायग्राम जो बनाया था, ओके, इसी के ऊपर बेस्ड था। मतलब जो आर डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे जो पूरा डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, दिस इज बिन द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग द ह्यूमन इंसुलिन।
और वो जो इंसुलिन है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हम उसको बोल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक यूजिंग इचर्शिया कोलाई। ओके, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए करेक्ट है फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट स्टेप इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या आएगा बोलो। चलो प्रोसेस के अंदर आ चुके हैं हम, अभी इंट्रोडक्टरी कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, उसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, पहला स्टेप क्या होता है आर डीएनए टेक्नोलॉजी का? इज इट आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इज इट द इंसर्शन ऑफ डीएनए, इज इट द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, और इज इट अ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए? बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। आंसर्स आ रहे हैं सब लोगों के, आई थिंक सब लोगों ने चैप्टर बहुत प्रॉपर्ली रिवाइज करके रखा हुआ है, क्योंकि आंसर जो है वो करेक्ट आने के प्रपोर्शन या क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। राइट आंसर्स आ रहे हैं। पहला स्टेप जो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, डेफिनेटली वो क्या होगा, क्या होगा? इज इट आइसोलेशन, इज इट इंसर्शन, इज इट अ ज्वाइनिंग, और इज इट अ डुप्लीकेशन? सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहले तो हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे, फिर हमको पता है वी ट्रीट विद द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, और उसको कट कर लेते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। बाद में हम उन फ्रैगमेंट्स का स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग से हमको डिजायर्ड सेगमेंट मिल जाएगा, और फिर हम उस डिजायर्ड सेगमेंट को इंसर्ट करेंगे कहां पे? वेक्टर में। ओके, और फिर उस वेक्टर को हम ट्रांसफर कर देंगे इन द कॉम्पिटेंट और सुटेबल होस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इट्स मल्टीपल कॉपीज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हम, देख लेते हैं क्या है। चलो थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सो दैट आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस प्रॉपर्ली दिखे। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व्स, चलो बता दो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में क्या आता है? क्लीविंग अ डीएनए सेगमेंट विद द लाइगेज, वहां पे डीएनए होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्लीविंग अ डीएनए सेगमेंट विद द लाइगेज एंड रीजॉइनिंग देम विद एंडोन्यूक्लियस, इज इट? क्लीविंग एंड रीजॉइनिंग सेगमेंट्स विद लाइगेज अलोन, लाइगेज की मदद से आप क्लीव कट भी कर सकते हो और ज्वाइन भी कर सकते हो, ऐसा होगा। बाद में है क्लीविंग एंड रीजॉइनिंग डीएनए सेगमेंट्स विद एंडोन्यूक्लियस अलोन, और फिर दिया हुआ है क्लीविंग द डीएनए सेगमेंट्स विद द एंडोन्यूक्लियस एंड रीजॉइनिंग देम विद द लाइगेज। क्या आएगा? एंजाइम्स हमको पता होने चाहिए कि भाई क्लीविंग का मतलब होता है कटिंग, तो कटिंग के लिए कौन सा एंजाइम है और ज्वाइनिंग के लिए कौन सा है, वो पता होना चाहिए। अगर ये दोनों आपको पता है, यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, और आई थिंक सब लोगों को मिल भी रहा है। ओके, क्या लगता है क्या होगा आंसर इसका? साइली को ए लग रहा है, बाकी लोगों को डी लग रहा है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपके आंसर का वेट कर रहे हैं हम। ओके, जब तक सब लोगों के आंसर्स नहीं आ जाते तब तक नहीं जाएंगे आगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व्स, सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि आपको डीएनए को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, और कटिंग के लिए जनरली हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? एंडोन्यूक्लियेज। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज टू बी स्पेसिफिक। और अगर उस डीएनए को मुझे एक दूसरे डीएनए सेगमेंट के साथ ज्वाइन करना है, तो ज्वाइनिंग के लिए मैंने आपको बोल के रखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम द एंजाइम यूज्ड इज व्हाट? लाइगेज, वेरी फेमस ज्वाइनिंग एंजाइम, बहुत ही फेमस ज्वाइनिंग एंजाइम है। ओके, तो राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन डी, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लीविंग द डीएनए विद एंडोन्यूक्लियेज एंड रीजॉइनिंग देम विद व्हाट? लाइगेज। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हम, देख लेते हैं क्या है आपके सामने है। इन विच बैक्टीरिया द जीन ऑफ इंसुलिन वॉज क्लोन्ड? ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल पूछ लिया, कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर इंसुलिन का जीन क्लोन किया गया है? इज इट इचर्शिया कोलाई, इज इट अ क्लॉस्ट्रीडियम, इज इट शिंगेला, और इज इट डिप्लोकोकस? क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलना है, फटाफट बोलना है।
इन विच बैक्टीरिया द जीन ऑफ इंसुलिन वॉज क्लोन्ड, कौन से बैक्टीरिया में है? क्लोन का मतलब वहां पे उसके मल्टीपल कॉपीज मिले हमको, मतलब होस्ट कौन था? तो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ओके, कि जो रिकॉम्बिनेंट या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो कैसे मिला था हमको, तो ऑप्शन में आंसर में दिया हुआ था बाय यूजिंग rDNA टेक्निक एंड व्हाट, ई कोलाई। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो क्या रहेगा, इचर्शिया कोलाई। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ई कोलाई। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14 आपके सामने आ चुका है, देख लेते हैं क्या है। द सेल और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड जीन इज टेकन, बोलो क्या आएगा? ऐसा सेल या फिर ऑर्गेनिज्म जहां से हम वो रिक्वायर्ड जीन लेने वाले हैं, जो हम ट्रांसफर करने वाले हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि मुझे इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ट्रांसफर करना है ई कोलाई के बॉडी में, तो जिस सेल से वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन हमने निकाला है, उस सेल को, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? क्या उसको प्लाज्मिड बोलेंगे, क्या उसको क्लोनिंग वेक्टर बोलेंगे, क्या उसको डोनर बोलेंगे, या फिर उसको हम वेक्टर बोलेंगे? क्या आएगा, जल्दी बोलना है। द सेल और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड जीन इज टेकन। कितना सिंपल है देख लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यस, जल्दी जल्दी आंसर करना है, फटाफट आंसर करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर्स आ रहे लेकिन स्लोली स्लोली आ रहे हैं, फटाफट नहीं आ रहे आंसर्स। जल्दी जल्दी आंसर करो। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखो। द सेल और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड जीन इज टेकन, क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मिड, क्लोनिंग वेक्टर, डोनर वेक्टर। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओके, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द सेल और ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड जीन इज टेकन इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम उसको? बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल है। इज इट अ प्लाज्मिड, इज इट अ क्लोनिंग वेक्टर, इज इट अ डोनर और इज इट अ वेक्टर? बहुत सिंपल है। करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? डोनर। जिस सेल से वो जीन मिलने वाला है उसको हम डोनर बोलेंगे। तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन के लिए द डोनर इज ह्यूमन इंडिविजुअल और ह्यूमन सेल, ओके। तो सब लोगों का आंसर करेक्ट है, डोनर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। चलो आगे आपके सामने, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज, चलो क्या आएगा बोलो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक और नाम क्या है? इज इट अ काइमेरिक डीएनए, इज इट आर डीएनए, इज इट सी डीएनए और इज इट बोथ ए एंड बी? चलो यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। बी और डी के बीच में कंफ्यूजन लग रहा है। क्या आएगा आंसर? जल्दी जल्दी बोलो। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? आर डीएनए। तो आर डीएनए ये ऑप्शन तो करेक्ट ही है, लेकिन और कोई नाम है क्या उसको? क्या उसको काइमेरिक डीएनए बोल सकते हैं? अगर काइमेरिक डीएनए बोल सकते हैं तो ऑप्शन क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। अगर नहीं बोलेंगे तो सिर्फ बी आएगा। अभी आपको चूज करना है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। आर डीएनए वहां पे दिया हुआ है तो करेक्ट है, वो तो करेक्ट ही रहेगा, लेकिन ये शायद आप सबको पता होगा, इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। क्या बोल सकते हैं उसको? काइमेरिक डीएनए भी बोल सकते हैं। तो अगर काइमेरिक डीएनए भी है, आर डीएनए भी है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। दोनों करेक्ट है, लास्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। चलो 16 नंबर का क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स विच वन इज यूज्ड टू जॉइन द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग? चलो ये तो डिस्कस कर लिया था, बहुत ही सिंपल है। ज्वाइनिंग के लिए तो सिर्फ एक ही एंजाइम है, कटिंग के लिए तो भी बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन ज्वाइनिंग के लिए तो सिर्फ एक ही है। लाइपेज, लाइगेज, गायरेज या फिर हेलिकेज, 4 एंजाइम के नाम आपके सामने हैं। उसमें से आपको करेक्ट वाला कौन सा है वो चूज करना है, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स विच वन इज यूज्ड टू जॉइन द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग जेनेटिक
इंजीनियरिंग। बहुत कम लोग लाइव दिख रहे हैं लेक्चर में, शायद कुछ लोगों की दिवाली की छुट्टी अभी भी खत्म नहीं हुई है, एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉय आगे जाके थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा सीरियसली लेना है लेक्चर्स को। एंट्रांस का पार्ट चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जगहों पे अभी तो सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, एंट्रांस तो बहुत दूर की बात है। आई शुड से यू शुड कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी पीपल, बहुत लकी लोग हो आप। ओके, कि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होके एंट्रांस भी कंप्लीट होने की कगार पर है। मतलब कभी भी रिवीजन भी स्टार्ट हो सकता है, रिवीजन वाला पार्ट भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग लाइव नहीं दिख रहे हैं, शायद वो सीरियसनेस थोड़ा सा कम हो रहा है। जितना सीरियसनेस कम होगा उतना हेवी प्राइस आपको आगे जाके पे करना पड़ेगा। ओके, सारी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ प्रोसेस है। कब एग्जाम होंगे, कैसे होंगे, कौन से मोड में होंगे, कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है, और सबसे अच्छा प्रिपरेशन यही है कि यू शुड हैव योर स्टडीज अप टू डेट। अगर आपके स्टडीज प्रॉपरली चल रहे हैं तो एग्जाम कभी भी हो, कौन से भी मोड में हो, कितना भी पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए उल्टा पुल्टा, हमको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमने पढ़ाई करके रखी है। तो ये चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो कि सर ये कब होगा, कब शुरू होगा, कब एग्जाम होगी, कौन से पैटर्न में होगी। बहुत लोग तो इसके बारे में रिसर्च करने के पीछे लगे, मतलब ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये डिसीजन लेने वाले हम ही लोग हैं, हमको ही डिसाइड करना है कि अभी एग्जाम कौन से पैटर्न में लेना है। तो उसके ऊपर वो रिसर्च करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक ही चीज करनी है, आपकी पढ़ाई करते रहो। वो लोग जब उनको एग्जाम लेना है वो लेंगे, जो पैटर्न में लेना है वो लेंगे। लेकिन अगर हमने सब कुछ सारी चीजें प्रॉपरली पढ़ के रखी है, प्रॉपरली रिवाइज करके रखी है, डेफिनेटली किसी भी केस में कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। ओके, तो सेफ साइड आपको रखनी है, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ओके, तीनों ब्रांचेस को मिला के अगर 48 बच्चे लाइव दिख रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही कम है। तो इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स व्हिच वन इज यूज्ड टू जॉइन द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो ज्वाइनिंग के लिए मैंने बताया था कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, लाइगेज नाम का, और वो कहां पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मृणाल ये बोला था उन्होंने मई के मंथ में एग्जाम है, लेकिन वो कौन से बेसिस पे बोला था, नवंबर में अगर आपका स्टार्ट होता है तो नवंबर तो गया, दिसंबर भी गया, जनवरी तक उन्होंने होल्ड करके रखा है। ओके, अगर जनवरी में भी स्टार्ट नहीं होता है तो फिर पता नहीं आपके एग्जाम का क्या होगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम मार्च के और अप्रैल के महीने में भी हो जाए। तो ये तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उन्होंने बोला है मई में, वैसे तो बोला था कि नवंबर में स्टार्ट करेंगे लेकिन नहीं हुआ। तो अगर बोल रहे कि मई में, तो ऐसा भी नहीं होगा कि मई में ही होगा, पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। ओके, अगला देखते हैं, चलो 17 नंबर का क्वेश्चन। द केमिकल नाइव्स ऑफ डीएनए आर। नाइव्स का मतलब क्या है, नाइफ का काम क्या होता है, किसी चीज को कट करना है। तो डीएनए के केमिकल नाइव्स कौन से हैं? इज इट अ लाइगेज, इज इट अ पॉलीमरेज, इज इट एंडोन्यूक्लियेज और इज इट अ ट्रांसक्रिप्टेज? क्या आएगा बोलो जल्दी। देखो, मैंने बच्चों को बोला पढ़ना है आपको, और बच्चे स्टार्ट हो गए। सर कैसे होगा एग्जाम, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, मई में होगा? अरे भाई, ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करो, पढ़ाई करते रहो। वो चीजें हमारे सोच के बाहर है। हम सोच के क्या करेंगे, आज डिस्कस करके क्या करेंगे? ओके, आज मैं बोलूंगा ये करेंगे वो करेंगे, वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो डिसीजन लेने वाले लोग अलग है। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है, वो करो, बाकी छोड़ दो। आपको क्या बोल रहे हैं हम उसके ऊपर कभी भी आपका फोकस नहीं रहता, दूसरी चीजों के ऊपर फोकस है। मैं वही समझा रहा था कि लोग पढ़ाई छोड़ के इस बारे में सोच रहे होंगे कि एग्जाम कब होगा और कैसा होगा, और इतना ही मैं बोल रहा हूं कि आप पढ़ाई करो। तब लोगों का डिस्कशन ग्रुप के ऊपर स्टार्ट हो गया कि सर अब कैसा होगा, ऑफलाइन होगा कि ये होगा कि वो होगा। छोड़ दो, सोचना ही छोड़ दो, पढ़ाई करो। ओके, क्या आएगा बोलो, चलो इसका आंसर बोलना है जल्दी जल्दी। 17 नंबर है आपका, केमिकल नाइव्स ऑफ डीएनए। कटिंग के लिए हम कौन से एंजाइम्स यूज करते हैं? एंडोन्यूक्लियेजेस। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का, वो है आपका ऑप्शन सी। ओके, अगला देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर है 18। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देख लेते हैं क्या है। बहुत ही सिंपल है ये भी। वेक्टर्स क्या होते हैं? इज इट आर्टिफिशियल डीएनए? इज इट अ लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए? कैन मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली
और ऑल ऑफ दीज? क्या आएगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या फिर क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। वेक्टर्स, आर्टिफिशियल डीएनए हो सकता है, लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए हो सकता है, मल्टीप्लाई करता है इंडिपेंडेंटली, या फिर सब कुछ हो सकता है। क्या होगा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलना है। 3 लोगों के आंसर आ गए, बाकी के लोगों ने आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर देना है क्वेश्चन को। क्या है वेक्टर? क्या है? आर्टिफिशियल डीएनए है, लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए है, कैन मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली, या फिर ऑल ऑफ दीज? What is going to be the answer for the question number 18? Okay, very good. सब लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, and the right answer for the question is option D, that is all of these. Everything is possible. Artificial DNA भी हो सकता है, okay, low molecular weight DNA है, और वो host के अंदर independently क्या हो सकता है? Multiply भी हो सकता है. These are the good qualities of vectors. Okay, 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है. A cloning vector must have. चलो, ये भी बताया था मैंने कि वेक्टर के कौन से क्वालिटीज होने चाहिए. What are the good qualities of a vector or good vector? Enzyme necessary for replication, marker DNA होना चाहिए, origin of replication, या फिर none of the above. 19 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव, क्या होना चाहिए उसके अंदर? एंजाइम होना चाहिए रिप्लिकेशन के लिए, मार्कर डीएनए होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या आएगा? आंसर करो. आंसर तो नहीं आ रहे, रुक गए आंसर सब लोगों के. जल्दी जल्दी आंसर करो फटाफट. क्लोनिंग वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए? क्या बात है? हाँ, अभी आंसर्स आ रहे हैं. यस, चलो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. आंसर के लिए वेट कर रहा हूं मैं, तो जल्दी जल्दी आंसर करना है क्वेश्चन को. क्या आएगा? एंजाइम्स नेसेसरी फॉर रिप्लिकेशन, मार्कर डीएनए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव? ओके, ये बहुत ही सिंपल है. यस, अ क्लोनिंग वेक्टर मस्ट हैव एंजाइम्स, मार्कर डीएनए, ओरिजिन, या फिर नन ऑफ द अबव. बहुत लोगों को बी लग रहा है, लेकिन देखो यहां पे बहुत ही सिंपल है. मार्कर डीएनए तो हम मतलब बाहर से ऐड करते हैं या फिर आर्टिफिशियली ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप उस डीएनए को होस्ट के बॉडी में डालेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली क्या होना चाहिए? रिप्लिकेट होना चाहिए, उसके मल्टीपल कॉपीज बनने चाहिए. अगर वो नहीं बनेंगे तो आपका पूरा टेक्निक फेल हो जाएगा. और अगर उसको रिप्लिकेट होना है तो इट शुड हैव द साइट ऑफ ओरिजिन. उसके ऊपर किसका साइट होना जरूरी है? ओरिजिन साइट होना बहुत जरूरी रिप्लिकेशन का, क्योंकि अब आर्टिफिशियली उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. शुभम, ऑप्शन सी करेक्ट है, ए नहीं. इट शुड हैव द साइट ऑफ ओरिजिन फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिप्लिकेशन. दिस विल बी द वेरी मस्ट क्वालिटी फॉर अ वेरी गुड क्लोनिंग वेक्टर. किसी भी क्लोनिंग वेक्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये होना चाहिए. सी ऑप्शन करेक्ट है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर है 20. 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, देख लेते हैं. चलो, आ चुका है आपके सामने. द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ वायरल वेक्टर इज कॉल्ड. चलो, ये तो बहुत सिंपल है. अभी जब आप किसी वायरल वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और उसको होस्ट के बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, या फिर किसी पैसेंजर डीएनए को आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, बट यू आर यूजिंग अ वायरल वेक्टर. ओके, जस्ट लाइक बैक्टीरियोफाजेस. बैक्टीरियोफाजेस हमको पता है, द वायरसेस व्हिच अफेक्ट द बैक्टीरिया. तो अगर वहां पे आप वायरल वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन, या फिर कॉन्जुगेशन. बहुत ही सिंपल है ये भी. क्या प्रोसेस है? व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन हो चुका है सब. ओके, तो क्या बोलते हैं उसको? यस, बहुत ही सिंपल है. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन, या फिर कॉन्जुगेशन. वेरी गुड. चलो, एक आंसर तो आ गया है, बाकी के भी आ रहे हैं. वेरी गुड. चलो, आंसर करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है. फटाफट आंसर दे दो क्वेश्चंस को, सो दैट वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलना है. यस, वेरी गुड. जब हम वायरल वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं,
ओके तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसडक्शन ऐसा बोला जाता है। ओके तो यहां पे 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज व्हाट? ट्रांसडक्शन। करेक्ट है, बहुत ही ज्यादा करेक्ट है। अगला देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द इंसर्शन ऑफ वेक्टर्स इन द यूकैरियोटिक सेल्स? चलो यह भी पढ़ाया था मैंने आपको। जब किसी वेक्टर को हम यूकैरियोटिक सेल में इंसर्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन या फिर कॉन्जुगेशन? क्या आएगा? बहुत ही सिंपल है। यस, which process is used for the insertion of vectors in the eukaryotic cells? What the process is called? पर्पसफुली मैंने आपको लास्ट ऑप्शन या लास्ट क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं था क्योंकि मुझे पता था अगला क्वेश्चन आने वाला है। ओके इसलिए उसको होल्ड करके रखा था। देख लेते कितने लोगों को पता है। ये लिखवा के दिया है पूरा। ओके नोट्स को अगर प्रॉपर्ली पढ़ेंगे हम तो आपको आंसर मिल जाएगा। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर इंसर्शन ऑफ वेक्टर? अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर वायरल वेक्टर डाल रहे तो क्या बोल रहे हैं उसको? ट्रांसडक्शन। उसी तरह अगर हम वेक्टर को यूकैरियोटिक सेल में डाल रहे हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफेक्शन। किसी ने भी आंसर नहीं दिया इसका? ओके क्या बात है, वेरी गुड। शायद किसी को पता नहीं होगा। ट्रांसफेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 21 का जो राइट आंसर है वो है ट्रांसफेक्शन। अगला देखते हैं 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डैश इज यूज एज अ वेक्टर इन इंसेक्ट्स। किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा वेक्टर यूज होता है वो भी लिखवाया था। विच वेक्टर इज यूज्ड फॉर विच ऑर्गेनिज्म? तो इंसेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम? टीएमवी वायरस? इज इट अ टोबैको मोजैक वायरस? ओके देन बैक्टीरियोफाज, बैक्यूलोवायरसेस या फिर YAC? YAC का फुल फॉर्म हमको पता है, दिस इज ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी पता है हमको। तो क्या है बोलो? चलो इंसेक्ट्स में क्या यूज करेंगे हम? इंसेक्ट्स में अरे बैक्टीरियोफाज, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो अगर आपको जीन को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है तो आप बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल कर सकते हो। हमको जीन कहां पे डालना है? इंसेक्ट के बॉडी में डालना है, तो दूर दूर तक नहीं कर सकते इस्तेमाल बैक्टीरियोफाज। अगर आप आंसर दे रहे हो तो नहीं पॉसिबल है। मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं वो समझो। बैक्टीरियोफाज का मतलब क्या है? वायरसेस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया के बॉडी में डालना होगा तो बैक्टीरियोफाज इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते अदरवाइज। इंसेक्ट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ओके टीएमवी वायरस क्या है? बोला था मैंने आपको, टोबैको मोजैक वायरस। टोबैको ये प्लांट है, प्लांट के बॉडी में डालना होगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में दिया हुआ है YAC। YAC क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, नाम में ही है। अगर कोई जीन आपको ईस्ट के बॉडी में डालना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, YAC का, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सिर्फ एक ही बचा है, एंड दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज बैक्यूलोवायरस। अगर आपको किसी इंसेक्ट के बॉडी में जीन ट्रांसफर करना है तो वेक्टर के तौर पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बैक्यूलोवायरसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। देख लेते हैं क्या है, जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। क्लोनिंग कैन बी डन इन वीवो। चलो कैसे पॉसिबल है बताओ? इन वीवो क्लोनिंग करना है। इन वीवो इन विट्रो दोनों का मतलब समझाया था। अगर कोई प्रोसेस नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो रही है तो इन वीवो। अगर वही प्रोसेस हम कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशंस में परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड इन विट्रो। ओके तो क्या होगा इन वीवो के लिए? बाय यूजिंग यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, बाय यूजिंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, or is it by using a mammalian tissue culture cells, or is it all of the above? चलो आंसर आने का स्पीड बहुत कम हो गया अभी, शायद इंटरनेट का स्पीड कम हो रहा है सब लोगों का। ओके इसलिए आंसर नहीं आ रहे, ऐसा मैं कंसिडर करता हूं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जल्दी जल्दी आंसर देना है। क्लोनिंग कैन बी डन इन वीवो। यस, using unicellular prokaryotes, using unicellular eukaryotes, is it by using a mammalian tissue culture cell or is it all of these? Very good. जिन जिन लोगों ने आंसर किया है सब लोगों का आंसर करेक्ट है। ऑल ऑफ दी अबव, सब कुछ पॉसिबल है इन विवो क्लोनिंग के लिए। प्रोकैरियोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूकैरियोट्स का कर सकते हैं, मैमिलियन टिश्यू कल्चर सेल्स का भी कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 22।
3। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24। 24 नंबर का क्वेश्चन देखना है हमको। चलो आएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, देख लेते हैं क्या है। आ चुका है, द नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय आर डीएनए टेक्निक इज। चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है, जीन का नाम है ये, ओके, जो हम आर डीएनए टेक्निक से बना रहे हैं। क्या है वो? लाइजोजाइम है, रिलैक्सिन है, इंटरफेरॉन है, या फिर फैक्टर 8 है, सॉरी फैक्टर 7 दिया हुआ है, सॉरी फॉर दिस। व्हाट इज द नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय आर डीएनए टेक्निक? चलो मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर किसी को पता होगा, फिर भी देखते हैं कौन देता है इसका करेक्ट आंसर। द नर्व ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस्ड बाय आर डीएनए टेक्निक। अगर टेक्स्ट बुक को पढ़ा होगा तो शायद इसका आंसर मिलेगा, सिर्फ नोट्स पढ़े होंगे तो शायद नहीं मिल सकता। टेक्स्ट बुक अगर पढ़ा होगा तो ही मिलेगा। यस, कुछ लोग फैक्टर के ऊपर से लॉजिक लगा रहे हैं कि सर फैक्टर 7 हो सकता है, ओके, लेकिन आंसर वो नहीं है। चलो तो अभी आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, लाइजोजाइम, रिलैक्सिन, इंटरफेरॉन, तीनों में से एक है। फैक्टर 7 नहीं है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 9 दिस आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होने वाले फैक्टर से ये, ओके। तो आपको पूछा है नर्व ग्रोथ फैक्टर, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, ओके। तो अभी आ रहा है सी, इंटरफेरॉन। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। आपने पढ़ा था ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, अगर याद होगा तो। इंटरफेरॉन क्या होता है? इट इज अ एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। आपके बॉडी के ऊपर अगर वायरस का अटैक होता है तो जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट होते हैं वहां से कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो नेबरिंग सेल्स को अलर्ट करने का काम करते हैं। ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं हम? इंटरफेरॉन। तो इस इंटरफेरॉन का नर्व ग्रोथ फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो ये भी चला गया, बहुत लोगों ने सी आंसर किया था, ओके। अभी 2 ही ऑप्शन बचे हैं, लाइजोजाइम एंड रिलैक्सिन। सोच लो क्या होगा, बहुत सिंपल है। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन बी, दैट इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन इज द राइट आंसर। मानसी नहीं, इंटरफेरॉन नहीं है आंसर उसका। इंटरफेरॉन क्या है मैंने एक्सप्लेन किया अभी प्रॉपरली, ओके। अगला देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। रिलैक्सिन इसके लिए करेक्ट आंसर है। 25 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलो आ चुका है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इज, क्या होता है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या वो ब्लड प्रोटीन है, क्या वो नर्व ग्रोथ फैक्टर है, क्या वो ह्यूमन हार्मोन है, या फिर वो इम्यून मॉड्यूलेटर है? व्हाट इज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर? इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ओके। तो इसका आंसर बता देता हूं, इट इज अ इम्यून मॉड्यूलेटर। किसकी तरह काम करता है ये? इम्यून मॉड्यूलेटर्स की तरह काम करता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इम्यूनोथेरेपी में, इम्यूनोथेरेपी जो इस्तेमाल होती है, जैसे हमने कहा था कि कैंसर में अलग अलग तरीके के थेरेपीज इस्तेमाल किए जाते हैं, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, जीन थेरेपी, सेम टाइप वी कैन यूज इम्यूनोथेरेपी, ओके। सो वहां पे हम कुछ इम्यून मॉड्यूलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ओके, एंड दैट आर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। अगला देखते हैं, चलो 26 नंबर का नंबर है 26। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। यस, आपके सामने आ चुका है। द सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैन ट्रांसपोज देमसेल्व्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे उनको? डीएनए के कुछ सीक्वेंस होते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, जो उस जीनोम के अंदर उनके पोजीशन को ट्रांसपोज करते हैं, बदलते रहते हैं। पोजीशन, ट्रांस का मतलब होता है शिफ्टिंग, पोज का मतलब होता है पोजीशन। तो ट्रांसपोज हो रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद इन द जीनोम ऑफ अ सिंगल सेल। तो ऐसे डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? क्या उनको ट्रांसपोजॉन्स बोल सकते हैं? आर दे कॉल्ड जंपिंग जीन्स, दे आर प्लाज्मिनोजेंस और बोथ ए एंड बी? ये क्वेश्चन तो सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि यहां पे कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए, ओके। तेजस को ए लग रहा है, बाकी लोगों को डी लग रहा है। चलो आंसर करो फटाफट, अभी तेजस को भी डी लग रहा है, क्या बात है। यस, आंसर क्या आएगा? प्रॉपरली पढ़ो ऑप्शंस को, आराम से पढ़ लो, आंसर मिल जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलना है। ट्रांसपोजॉन आएगा, जंपिंग जीन आएगा, ओके, प्लाज्मिनोजन आएगा, या फिर बोथ ए एंड बी आएगा? बहुत ही सिंपल है ये। यस, वेरी गुड, दोनों बोल सकते हैं, ट्रांसपोजॉन्स भी बोल सकते हैं, और ट्रांसपोजॉन्स को ही क्या बोल रहे हैं हम? जंपिंग जीन्स। मतलब
पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए वो नाम दिया है जंपिंग जीन्स। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, 27 नंबर का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द फर्स्ट ट्रांसपोजॉन्स वर डिस्कवर्ड इन, ये भी बताया था मैंने आपको। ओके, साइंटिस्ट है बारबरा मैकक्लिंटॉक। बारबरा मैकक्लिंटॉक नाम का साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किए थे। कहां पे डिस्कवर किए थे ये भी बताया था, ऑप्शंस में दिया है मेज, टोमेटो, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। कहां पे है? द फर्स्ट ट्रांसपोजॉन्स वर डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, बारबरा मैकक्लिंटॉक। ओके, तो ये कौन है या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म में ये डिस्कवर हुआ है? इज इट अ मेज, इज इट अ टोमेटो, देन ईस्ट एंड फाइनली दिया हुआ बैक्टीरिया। सब लोगों ने इसको आंसर किया है वंस अगेन एंड द आंसर इज वेरी वेरी करेक्ट। मेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। मेज में सबसे पहली बार डिस्कवरी हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। ये आ गया आपके सामने, अबाउट डैश % ऑफ द टोटल जीनोम ऑफ द मेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोजॉन्स। चलो, आपने ये तो बता दिया कि पहले ट्रांसपोजॉन्स कहां पे डिस्कवर हुए? मेज में। लेकिन उसके अंदर कितने % जीन थे उस जीनोम में जो ट्रांसपोजॉन्स थे, जो जंपिंग जीन्स थे? परसेंटेज कितना था टोटल जीन के कंपैरिजन में? 10%, 90%, 50% या फिर 35%? कितने? यस, अबाउट डैश ऑफ द टोटल जीनोम ऑफ द मेज कंसिस्ट ऑफ transposons. Is it 10%? Is it 90%? Is it 50%? Or is it 35%? क्या आएगा? जल्दी जल्दी बोलना है, बहुत सिंपल है ये भी। रोहित का आंसर आया सिर्फ, बाकी किसी का नहीं आया हुआ है। जल्दी जल्दी आंसर करना है। यस, नहीं आ रहा है आंसर, शायद नहीं पता होगा। 50% होता है, 50% ऑफ द टोटल जीनोम ऑफ द मेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोजॉन्स। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी के लिए, ओके सॉरी 28 के लिए, वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन। ये आपके आप सामने आ चुका है। नोबेल प्राइज फॉर जंपिंग जीन्स वाज गिवन टू, चलो इसका तो आंसर बता दिया था अभी, यहां पे तो आंसर आना चाहिए। नोबेल प्राइज फॉर जंपिंग जीन्स किसको मिला है? मूलर, मैकक्लिंटॉक, मॉर्गन या फिर कॉइनबर्ग? जंपिंग जीन्स का मतलब ही क्या है? ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स किसने डिस्कवर किया? अभी मैंने नाम लिया था। ओके, तो क्या वो मुलर है, मैकक्लिंटॉक है, ओके, देन मॉर्गन एंड कोहेनबर्ग? यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी, बारबरा मैकक्लिंटॉक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ओके, हु डिस्कवर्ड और गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर जंपिंग जीन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हम, देख लेते हैं क्या है। What is ALU सीक्वेंस? ये एक अमीनो एसिड है, ओके, ALU सीक्वेंस क्या होता है? प्लाज्मिड, कॉस्मिड, ट्रांसपोजॉन और फाज। व्हाट इज दिस? ALU सीक्वेंस क्या होता है? प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, ट्रांसपोजॉन है या फिर फाज? फाज का मतलब है एक्टिरोफाज। बैक्टीरियोफाजेस को शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? फाज ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या आएगा, बोलना है जल्दी जल्दी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोजॉन। किसका एग्जाम्पल है ये? ट्रांसपोजॉन का एग्जाम्पल है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसपोजॉन। ओके, तो ये थे आपके आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर को प्रॉपरली एक बार फिर से रिवाइज करना है। 3-3, 4-4 दिन एंट्रांस का पार्ट चल रहा है। शायद उस दिन सर ने मीटिंग में भी आपको बोला था कि ये ऐसा पहला साल है कि 17-18 सालों में इतना ज्यादा एंट्रांस के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं। इतना वर्कआउट एंट्रांस के ऊपर इससे पहले हमने कभी नहीं किया है। बहुत सारा टाइम हमको मिला है, सिलेबस में रिडक्शन है, सो वी आर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द रिवीजन। रिवीजन को बहुत टाइम मिल रहा है, आराम से हम एंट्रांस को भी कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम भी उसके लिए डिवोट कर रहे हैं। तो इस चीज का जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उतना ज्यादा बेनिफिट हम लोगों को लेना है। ओके, तो देखो एंट्रांस का पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली लेना है। वापस एक बार बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे लाइव लेक्चर को अटेंड करने में क्वांटिटी बहुत कम दिख रही है, तो प्रॉपर्ली लाइव लेक्चर को अटेंड करना है, क्योंकि शायद कल से फिर से ऐसा हो जाएगा
कि लेक्चर खत्म होने के बाद इमीडिएटली द लेक्चर्स विल बिकम प्राइवेट। अगर लेक्चर प्राइवेट होगा तो फिर बाद में देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी एक्सक्यूज हम अभी कंसिडर नहीं करने वाले हैं। मतलब लिटरली अभी कुछ लोग ऐसे, उनको एक रीजन मिल गया था कि कहीं बाहर घूमने चले गए, लेक्चर नहीं देखा, बाद में सर को कॉल कर दिया, बोल दिया कि सर उस दिन हमारे पास इंटरनेट का बैलेंस खत्म हो गया था, रिचार्ज नहीं था, नेट नहीं चल रहा था, तो प्लीज मुझे वो लेक्चर दे दो। जब तक अभी सिर्फ फोन करके ये नहीं होने वाला, जब तक आपके पेरेंट्स हमको कॉल करके नहीं बोलते कि सर हाँ लिटरली एक्चुअली वहां पे प्रॉब्लम था, तब तक वो लेक्चर अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इमीडिएटली वो लेक्चर हम प्राइवेट करेंगे। ओके, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना है। लाइव लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग लाइव लेक्चर में मिलेगा वो बाद में देखने में शायद नहीं मिल सकता। दूसरा चीज, वहां पे डाउट्स पूछने के लिए आपके पास कोई स्कोप नहीं है, सिर्फ वो देखना पड़ेगा। कोई चीज समझ में आती है नहीं आती, फिर भी सिर्फ देखनी पड़ेगी। लाइव लेक्चर है, टीचर आपके सामने है, ओके, मोबाइल हमारे सामने होता है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इमीडिएटली आप टाइप करके पूछ सकते हो कि सर ये वापस एक बार बता दो। सो लाइव लेक्चर डेफिनेटली आपको बेनिफिट देंगे। लाइव लेक्चर अटेंड करो, चैप्टर को प्रॉपर्ली रिवाइज करो, अगला पार्ट अगले लेक्चर मिलेंगे। आज के लिए यहां पे रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।